हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है हिंदी। हिंदी में दोस्तों हम अध्याय वाइज अध्याय 1 से अध्याय 11 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो बन सकते हैं उन सभी को मैं लेने वाला हूं प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है कहानी लोक कथा। रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। विकल्प अ है किशोरी लाल गोस्वामी, विकल्प ब है जयशंकर प्रसाद, विकल्प स है इंसा अल्लाह खां, विकल्प द है प्रेमचंद्र। राइट आंसर स हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। और प्रश्न 2 है लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। विकल्प अ है लोक धन कथा, विकल्प ब है कथा धन लोक, विकल्प स है लो धन कथा, विकल्प द है लोक धन था। तो राइट आंसर अ हो जाएगा लोक धन कथा। प्रश्न संख्या 3 है अंग्रेजी के फॉक शब्द की उत्पत्ति हुई है। विकल्प अ है फॉलो, विकल्प ब है फॉक, विकल्प स है फोला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ब हो जाएगा FOLK फॉक। ठीक है, राइट आंसर ब हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 4 है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथाओं को विभाजित किया है। विकल्प अ है 4 भागों में, विकल्प ब है 5 भागों में, विकल्प स है 6 भागों में, विकल्प द है 7 भागों में। तो राइट आंसर स हो जाएगा 6 भागों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्राचीन आचार्यों ने लोक कथा साहित्य को विभाजित किया है। विकल्प अ है 2 भागों में, विकल्प ब है 3 भागों में, विकल्प स है 4 भागों में, विकल्प द है 7 भागों में। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2 भागों में। प्रश्न संख्या 6 है डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बंगाली लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। विकल्प अ है 5 प्रकार से, विकल्प ब है 4 प्रकार से, विकल्प स है 7 प्रकार से, विकल्प द है 2 प्रकार से। राइट आंसर ब हो जाएगा 4 प्रकार से। प्रश्न संख्या 7 है आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है। विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 8 है उत्साह सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा, यह कथन है। विकल्प अ है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प स है KD कैथर, विकल्प द है कोपोल्ड नाइट। तो राइट आंसर सा हो जाएगा KD कैथर का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 लोक कथा लोक साहित्य या लोकवाणी विलास की एक विशाल विधा है, यह कथन है। विकल्प अ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ब है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प स है श्रीचंद्र जैन, विकल्प द है श्याम परमार। राइट आंसर हो जाएगा सर श्रीचंद्र जैन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कल्पनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है, यह कथन है। विकल्प अ है विट्ठलनाथ, विकल्प ब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प स है कोपोल्ड नाइट, विकल्प द है चार्ल्स वायरेट। राइट आंसर है दोस्तों द चार्ल्स वायरेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। विकल्प अ है वर्णनात्मक प्रश्न, विकल्प ब है विकासात्मक प्रश्न, विकल्प स है व्याख्यानात्मक प्रश्न, विकल्प द है विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो राइट आंसर ब हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प अ है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ब है सूर्यकांत त्रिपाठी, विकल्प स है मुंशी प्रेमचंद, विकल्प द है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 13 है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। विकल्प अ है मंगलसूत्र, विकल्प ब है करबला, विकल्प स है रंगभूमि और विकल्प द है कर्मभूमि। तो राइट आंसर अ हो जाएगा मंगलसूत्र। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 14 सूरदास की रचना है। विकल्प अ है साहित्य लहरी, विकल्प ब है प्रेम वाटिका, विकल्प स है दोहावली, विकल्प द है झरना। तो राइट आंसर इसका अ हो जाएगा साहित्य लहरी। आगे देखते हैं दोस्तों अध्याय 2 है परिवेशी विषयों सामाजिक घटनाओं एवं
स्व अनुभवों पर परिचर्चा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, परिचर्चा के मुख्य भाग हैं। विकल्प अ है 1, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 3, विकल्प द है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द 4। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। विकल्प अ है संकोच, विकल्प ब है झिझक, विकल्प स है शर्मीला होना, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प अ है परिवेशी विषयों, विकल्प ब है सामाजिक घटनाओं, विकल्प स है उनके अनुभवों पर, विकल्प द है इन सभी पर बातचीत करके। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों द इन सभी पर बातचीत करके। प्रश्न संख्या 4 है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। विकल्प अ है क्रियाकलाप, विकल्प ब है परिवेश, विकल्प स है परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द होगा ये सभी। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। और पांचवा है प्रश्न संख्या 5, परिचर्चा के कितने प्रकार होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 4, विकल्प स है 3, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा अ 2 प्रकार के। ठीक है, परिचर्चा 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, परिचर्चा एक सहयोगी कार्य है जिसमें प्रत्येक सहभागी किसी समस्या को समझाने का प्रयास करता है और सत्य की खोज करना चाहता है। उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। विकल्प अ है ली, विकल्प ब है रिस्क, विकल्प स है ए एच होम, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ब हो जाएगा रिस्क। प्रश्न संख्या 7 है, कक्षा में परिचर्चा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। विकल्प अ है वाद विवाद, विकल्प ब है निर्णय शक्ति का विकास, विकल्प स है सर्वोच्चतम परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कक्षा को व्यवस्थित करने हेतु, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कक्षा को व्यवस्थित करने हेतु। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, परिचर्चा प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। विकल्प अ है 8 चरणों में, विकल्प ब है 6 चरणों में, विकल्प स है 3 चरणों में, विकल्प द है 5 चरणों में। तो राइट आंसर हो जाएगा स 3 चरणों में। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों अगला अध्याय। अध्याय 3 है, गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। विकल्प अ है दृश्य काव्य, विकल्प ब है श्रव्य काव्य, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा अ व ब दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 2, ह का उच्चारण स्थान है। विकल्प अ है कंठ, विकल्प ब है ओष्ठ, विकल्प स है तालव्य, विकल्प द है मूर्धन्य। तो राइट आंसर ब हो जाएगा ओष्ठ है। ठीक है, और आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं। विकल्प अ है भौगोलिक प्रभाव, विकल्प ब है शारीरिक दोष, विकल्प स है अज्ञानता, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा द ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 4, उच्चारण दोषों के निराकरण का उपाय है। विकल्प अ है मित्र मंडली, विकल्प ब है ध्वनि तत्व के ज्ञान, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है व्याख्या। तो राइट आंसर स हो जाएगा अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 5 है, गद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है, यह कथन है। विकल्प अ है पंडित रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प स है पंडित जयशंकर प्रसाद, विकल्प द है आचार्य वामन। राइट आंसर हो जाएगा ब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न संख्या 6 है, काव्य को आत्मा की ध्वनि किसने माना है? विकल्प आ है आनंदवर्धनाचार्य, विकल्प ब है आचार्य मम्मट, विकल्प सा है मिल्टन, विकल्प द है कार्लाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा अ आनंदवर्धनाचार्य। ठीक है, तो राइट आंसर अ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। यह कथन है। विकल्प आ है उमा मंगल, विकल्प ब है जी.एस. कृष्णप्पा, विकल्प सा है पंडित राम दहिल और विकल्प द है विश्वनाथ। तो राइट आंसर अ हो जाएगा उमा मंगल। आगे है प्रश्न संख्या 8, बाल गीत उपयुक्त होता है। विकल्प अ है प्रारंभिक स्तर पर, विकल्प ब है माध्यमिक स्तर पर, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ प्रारंभिक स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9 है, पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं? विकल्प आ है 1, विकल्प ब है 2, विकल्प सा है 3 और विकल्प द है 4। तो राइट आंसर द हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 10 है, गद्य के अंतर्गत आता है। विकल्प अ है नाटक, विकल्प ब है कहानी, विकल्प सा है पत्र, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 11 है, गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है। विकल्प आ है भाषा तत्वों का ज्ञान, विकल्प ब है विषय वस्तु का ज्ञान, विकल्प सा है रचना स्वरूपों का ज्ञान, विकल्प द है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द ये सभी। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उष्ण है? विकल्प अ है स, विकल्प ब है स, विकल्प सा है स, विकल्प द है ये सभी। राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हलंत लगा है, अगर ये लगेगा तो ये स्वर बन जाता है, तो इसलिए हमें लग रहा है यहाँ पर हलंत नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना होता है। विकल्प अ है स र अ, विकल्प ब है स धन र, विकल्प स है स धन आधा र धन अ, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। यहाँ हलंत लगता है उसका मतलब है कि दोस्तों वह अगर व्यंजन है तो वहाँ पर स्वर व्यंजन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हलंत लगा है। ठीक है, तो ये जो है स्वर व्यंजन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ स धन र धन अ। मतलब अगर ये जो अ लगा है लास्ट में, देख सकते हैं यहाँ पर अ लगा है, तो अगर यहाँ पर अ हटा देंगे तो यहाँ पर जो हलंत र लगा है यहाँ पर अगर इसको हटा देंगे तो यह तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर अ हो जाएगा। और आगे है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ख का उच्चारण स्थान है। विकल्प अ है दंत, विकल्प ब है तालु, विकल्प स है कंठ, विकल्प द है ओष्ठ। राइट आंसर सा हो जाएगा कंठ। आगे देखते हैं अध्याय 4, स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। वास्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे कहते हैं। विकल्प अ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विकल्प ब है मौखिक अभिव्यक्ति, विकल्प स है लिखित अभिव्यक्ति, विकल्प द है भाषा अभिव्यक्ति। लिख करके व्यक्त कर रहे हैं विचारों को तो यहाँ पर हो जाएगा लिखित अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 2 है, लेखन अभिव्यक्ति के साधन है। विकल्प अ है पत्र लेखन, विकल्प ब है उपन्यास लेखन, विकल्प स है विवरण लेखन, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब उपन्यास लेखन। प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक वाक्य के अंग होते हैं। विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 7। तो राइट आंसर ब हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, जब हम अपने विचारों तथा भावों को सीख कर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं। विकल्प अ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विकल्प ब है मौखिक अभिव्यक्ति, विकल्प स है लिखित अभिव्यक्ति, विकल्प द है भाषा अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर सा हो जाएगा लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसको हमने रिपीट कर दिए लग रहा है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। विकल्प अ है संकेतों द्वारा, विकल्प ब है वाणी द्वारा, विकल्प स है भाव
भंगिमाओं द्वारा, और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा द ये सभी। प्रश्न संख्या 6 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? विकल्प अ है रचनात्मक, विकल्प ब है कलात्मक, विकल्प स है सृजनात्मक, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों स हो जाएगा सृजनात्मक। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 7, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? विकल्प अ है रमन बिहारी लाल, विकल्प ब है हरदेव बाहरी, विकल्प स है रायबर्न, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर अ हो जाएगा रमन बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 8 है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। विकल्प अ है वार्तालाप, विकल्प ब है भाषण, विकल्प स है पत्र लेखन, विकल्प द है कविता लेखन। तो राइट आंसर द हो जाएगा कविता लेखन। ठीक है। कविता लेखन के द्वारा दोस्तों यह जो है मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती है। और आगे है प्रश्न संख्या 9, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। विकल्प अ है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, विकल्प ब है बोलने की योग्यता, विकल्प स है लिखने की योग्यता, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। विकल्प अ है शुद्ध उच्चारण, विकल्प ब है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, विकल्प स है सशक्त भाषा, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का द ये सभी। प्रश्न संख्या 11 है, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है? विकल्प अ है लेबार्न, विकल्प ब है मैकाले, विकल्प स है डॉक्टर सन, और विकल्प द है रायबर्न। तो राइट आंसर अ हो जाएगा लेबार्न। प्रश्न संख्या 12 है, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जाती है। विकल्प अ है वाद विवाद प्रतियोगिता, विकल्प ब है अंत्याक्षरी, विकल्प स है कवि दरबार, और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा द ये सभी। प्रश्न संख्या 13 है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। विकल्प अ है स्वतः लेखन में रुचि, विकल्प ब है श्रुति लेखन, विकल्प स है शब्दकोश में वृद्धि, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अध्याय है अध्याय 5, स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझाना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े तो वहां लगाया जाता है। विकल्प अ है पूर्ण विराम, विकल्प ब है अर्ध विराम, विकल्प स है अल्प विराम, और विकल्प द है उद्धरण चिन्ह। तो राइट आंसर स हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अल्प विराम। राइट आंसर सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, समुच्चारित प्राय भिन्नार्थक शब्द को कहते हैं। विकल्प अ है युग्म शब्द, विकल्प ब है समान ध्वनि वाले शब्द, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स अ व ब दोनों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं। विकल्प अ है एकार्थी शब्द, विकल्प ब है अनेकार्थी शब्द, विकल्प स है सार्थक शब्द, विकल्प द है समानार्थी शब्द। राइट आंसर द है समानार्थी शब्द। प्रश्न संख्या 4 है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। विकल्प अ है वक्ता, विकल्प ब है सुवक्ता, विकल्प स है वाचाल, विकल्प द है नेता। राइट आंसर है स वाचाल। ठीक है। जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प अ है सदाचारी, विकल्प ब है सर्व, विकल्प स है सत्यवादी, और विकल्प द है सर्वत्र। तो राइट आंसर सा हो जाएगा सत्यवादी। ठीक है।
जो सत्य बोलने वाला होता है उसे सत्यवादी कहते हैं। यह पूछा भी गया है दोस्तों 2016 में। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। विकल्प अ है अनुचर, विकल्प ब है अनुगामी, विकल्प स है अनुवर्ती, विकल्प द है अनुगमनीय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब अनुगामी। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 7, दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को कहा जाता है। विकल्प अ है युग्म शब्द, विकल्प ब है समान ध्वनि वाले शब्द, विकल्प स है संकर शब्द, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा संकर शब्द। प्रश्न संख्या 8 है, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है वे शब्द कहे जाते हैं। विकल्प अ है युग्म शब्द, विकल्प ब है सार्थक शब्द, विकल्प स है एकार्थी शब्द और विकल्प द है समानार्थी शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ब सार्थक शब्द। आगे है अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, विराम चिन्ह का अर्थ है। विकल्प अ है रुकना, विकल्प ब है ठहरना, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स अ व ब दोनों, रुकना या ठहरना। और प्रश्न संख्या 10 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विकल्प अ है वाक्य के प्रारंभ में, विकल्प ब है वाक्य के मध्य में, विकल्प स है वाक्य के अंत में और विकल्प द है रेखा के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का दोस्तों, 10वें का स हो जाएगा वाक्य के अंत में। ठीक है, जो पूर्ण विराम लगता है वह कहाँ लगता है, जब आप वाक्य लिखते जाएंगे वाक्य के समाप्ति में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे वहां पर होता है। तो आगे है प्रश्न संख्या 11, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 12 है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं। विकल्प अ है एकल वाक्य, विकल्प ब है सरल वाक्य, विकल्प स है मिश्र वाक्य, विकल्प द है संयुक्त वाक्य। राइट आंसर ब हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य। आगे है प्रश्न संख्या 13, मिश्र वाक्य कहते हैं। विकल्प अ है जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, विकल्प ब है जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। और आगे है तीसरा, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उनके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उनके अधीन दूसरा वाक्य हो। तो राइट आंसर स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। विकल्प अ है विधिवाचक, विकल्प ब है सरल वाक्य, विकल्प स है मिश्र वाक्य और विकल्प द है संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर द हो जाएगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 15 है, अक्षरों द्वारा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। विकल्प अ है पद, विकल्प ब है वाक्य, विकल्प स है शब्द और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा शब्द। ठीक है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वहां पर दोस्तों सार्थक समूह होगा तो जो है सार्थक शब्द का अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 16 है, संस्कृत में शब्द के लिए किसका प्रयोग होता है। विकल्प अ है पद या पाद, विकल्प ब है वर्ण, विकल्प स है अक्षर और विकल्प द है वर्तनी। तो राइट आंसर अ हो जाएगा पद या पाद। प्रश्न संख्या 17 है, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प अ है 1, विकल्प ब है 5, विकल्प स है 3, विकल्प द है 4। तो राइट आंसर स हो जाएगा 3। ठीक है, शब्द युक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। और आगे देखते हैं, अध्याय 6 है, उपसर्ग प्रत्यय विलोमार्थी व समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि एवं सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। विकल्प अ है सुषुप्त, विकल्प ब है विषुप्त, विकल्प स शयन, विकल्प द है चेतना।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ सुषुप्त। ठीक है, जागृत का विलोम सुषुप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उनके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। विकल्प अ है उपसर्ग, विकल्प ब है प्रत्यय, विकल्प स है संधि और विकल्प द है समास। तो राइट आंसर अ हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, किसी भी शब्दांश के आगे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, अगर पीछे लगता है अर्थ बदलता है तो वह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प अ है पानी, विकल्प ब है पुत्र, विकल्प स है मित्र, विकल्प द है बंदर। तो राइट आंसर द हो जाएगा बंदर। ठीक है, मरकट का अर्थ पर्यायवाची बंदर होता है। प्रश्न संख्या 4 है, जो शब्द या शब्द खंड किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं उन्हें कहा जाता है। विकल्प अ है उपसर्ग, विकल्प ब है प्रत्यय, विकल्प स है सामासिक शब्द, विकल्प द है विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ उपसर्ग। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, तो सामने नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिखा नहीं गया है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक में उपसर्ग है। विकल्प अ है प्र, विकल्प ब है प्रत्य, विकल्प स है प्रा और विकल्प द है प्रत्यय। तो राइट आंसर है ब प्रति। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता व परिवर्तन ला देता है वे कहलाते हैं। विकल्प अ है प्रत्यय, विकल्प ब है उपसर्ग, विकल्प स है समास, विकल्प द है विशेषण। तो राइट आंसर अ हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। विकल्प अ है उ, विकल्प ब है आउ, विकल्प स है औ और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब आउ। ठीक है, टिकाऊ में आउ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 8 है, समास का अर्थ है। विकल्प अ है संक्षेप, विकल्प ब है संक्षिप्तीकरण, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे कहते हैं। विकल्प अ है तत्पुरुष समास, विकल्प ब है अव्ययी भाव समास, विकल्प स है कर्मधारय समास, विकल्प द है द्विगु समास। तो राइट आंसर ब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 10 है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर ब हो जाएगा 3। ठीक है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब 2। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। विकल्प अ है बहुव्रीहि समास, विकल्प ब है द्वंद्व समास, विकल्प स है कर्मधारय समास और विकल्प द है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर स हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 13 है, जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो उस समास को कहते हैं। विकल्प अ है बहुव्रीहि समास, विकल्प ब है द्वंद्व समास, विकल्प स है कर्मधारय समास और विकल्प द है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। विकल्प अ है कर्मधारय, विकल्प ब है अव्ययी भाव, विकल्प स है तत्पुरुष, विकल्प द है बहुव्रीहि। तो राइट आंसर अ हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, महाकवि में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 15 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। विकल्प अ है कर्मधारय, विकल्प ब है तत्पुरुष, विकल्प स है द्वंद्व और विकल्प द है अव्ययी भाव। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर द हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर यथा जुड़ा हुआ है। ठीक है, शक्ति के आगे यथा आ आवत ये सभी जुड़ते हैं तो जो है वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। विकल्प अ है लोइक, विकल्प ब है किक, विकल्प स है अक और विकल्प द है इक।
तो राइट आंसर था हो जाएगा एक। ठीक है। और प्रश्न संख्या 17 है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। विकल्प आ है उर्दू का, विकल्प बा है फारसी का, विकल्प सा है हिंदी का, विकल्प दा है अंग्रेजी का। तो राइट आंसर आ हो जाएगा उर्दू का। ठीक है। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। विकल्प आ है म, विकल्प बा है अ, विकल्प सा है मधु, विकल्प दा है ता। ठीक है। तो राइट आंसर हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर दा हो जाएगा ता। ठीक है। मधुरता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं विकल्प वही सही है, क्योंकि दोस्तों चल जा रहा है दूसरे के ऊपर, थोड़ा नीचे सटा हुआ है। ठीक है। जगह कम होने के कारण जो है उस पे चल जा रहा है, तो उसको जो है इग्नोर करिएगा, वो विकल्प नहीं है। ठीक है। आप जो है जो बता रहे हैं उसको सुनते चलिए। अगर आप म्यूट करके देखेंगे दोस्तों तो जो है भगा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बताऊंगा दूसरा और समझ जाएंगे दूसरा, विकल्प हो जाएगा गलत। ठीक है। तो जो है वीडियो को ज़्यादा स्पीड मत करिएगा। ठीक है। नॉर्मल में चलने दीजिए और सुन करके जो है उसको समझिएगा। ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 19, कटैया शब्द में प्रत्यय है। विकल्प आ है एत, विकल्प बा है एया, विकल्प सा है एत और विकल्प दा है ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ब एया। ठीक है। कटैया शब्द में प्रत्यय एया है। और आगे है प्रश्न संख्या 20, इंसानियत शब्द में प्रत्यय है। विकल्प आ है इयत, विकल्प ब है ई, विकल्प सा है एत, विकल्प दा है ता। तो राइट आंसर हो जाएगा अ इयत। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 21, लाजवाब शब्द में उपयुक्त जुड़ा है। विकल्प आ है बे, विकल्प बा है ला, विकल्प सा है बा, विकल्प दा है लाज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब ला। ठीक है। लाजवाब में ला उपसर्ग जुड़ा है। और प्रश्न संख्या 22 है, अड़ियाल शब्द में प्रत्यय है। विकल्प आ है इयत, विकल्प ब है ई, विकल्प सा है एत, विकल्प दा है ईयल। तो राइट आंसर दा हो जाएगा ईयल। ठीक है। अड़ियाल में ईयल जुड़ा हुआ है। ठीक है। ईयल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और प्रश्न संख्या 23 है, सालाना शब्द में आना उपसर्ग जुड़ा है। विकल्प आ है उर्दू का, विकल्प ब है फारसी का, विकल्प सा है हिंदी का, विकल्प दा है अंग्रेजी का। तो राइट आंसर है दोस्तों 23 का हो जाएगा राइट आंसर सा हिंदी का। ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 24, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। विकल्प आ है प्रति, विकल्प ब है प्रत्यय, विकल्प सा है प्र और विकल्प दा है प्रत। तो राइट आंसर आ हो जाएगा प्रति। प्रश्न संख्या 25 है, चौराहा शब्द में समास है। विकल्प आ है अव्ययी भाव समास, विकल्प ब है द्वंद्व समास, विकल्प सा है द्विगु समास, विकल्प द है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर सा हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गिनती अगर आ जाता है, ठीक है, जैसे चौराहा हो गया, ठीक है, दशानन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका तीसरा भी अर्थ निकलता है। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर गिनती आ जा रहा है, चौराहा हो गया, तिरयाहा हो गया, तो ये सभी क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ठीक है। द्विगु समास में गिनती जो है जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं। आगे है अध्याय 7 है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण लिंग वचन तथा काल को पहचानना। प्रश्न संख्या 1 है, भूतकाल के कितने भेद हैं। विकल्प आ है 4, विकल्प ब है 6, विकल्प सा है 8 और विकल्प द है 10। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब। ठीक है। यहाँ पर ब 6 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प आ है पुस्तक, विकल्प ब है ममता और विकल्प सा है अच्छाई, विकल्प द है सुरेश। तो राइट आंसर आ हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक क्या है, जातिवाचक। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक में। और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, तो इसको मैं ऊपर करता हूं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। विकल्प आ है संज्ञा, विकल्प ब है सर्वनाम, विकल्प सा है विशेषण और विकल्प द है क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और
प्रश्न संख्या 4 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। विकल्प अ है कवित्री, विकल्प ब है कवियत्री, विकल्प स है कवयित्री, विकल्प द है कवियत्री। तो राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा कवियत्री। आगे है प्रश्न संख्या 5, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। विकल्प अ है प्रतीक्षा, विकल्प ब है संख्या, विकल्प स है बोली और विकल्प द है भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब संख्या। ठीक है, व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या से। और प्रश्न संख्या 6 है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं। विकल्प अ है जातिवाचक संज्ञा, विकल्प ब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प स है भाववाचक संज्ञा और विकल्प द है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। विकल्प अ है कैसा, विकल्प ब है लाल, विकल्प स है तिकोना और विकल्प द है थोड़ा। तो यहाँ पर द हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा क्या है, परिमाण है। ठीक है, थोड़ा हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है लिंग का शाब्दिक अर्थ है। विकल्प अ है पहचान, विकल्प ब है चिन्ह, विकल्प स है परिचय, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दिया गया है दोस्तों हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं। विकल्प अ है 1, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 2, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स है 2। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10 हिंदी में काल के भेद होते हैं। विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 5 और विकल्प द है 10। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब 3 प्रकार के। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और प्रश्न संख्या 11 है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प अ है विशेषण, विकल्प ब है विशेष, विकल्प स है क्रिया विशेषण, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर स हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 12 है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे कहते हैं। विकल्प अ है वर्तमान काल, विकल्प ब है भूतकाल, विकल्प स है भविष्य काल, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण होते हैं। विकल्प अ है 1 प्रकार के, विकल्प ब है 3 प्रकार के, विकल्प स है 2 प्रकार के और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है, और आगे है यहाँ पर 2 प्रकार के हो जाएंगे। और आगे है प्रश्न संख्या 14 जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं। विकल्प अ है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प ब है गुणवाचक विशेषण, विकल्प स है क्रिया विशेषण और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है दोस्तों अच्छा, सुंदर, गीला किस विशेषण के उदाहरण हैं। विकल्प अ है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प ब है गुणवाचक विशेषण, विकल्प स है क्रिया विशेषण, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, सुंदरता ये सभी जो है क्या है दोस्तों विशेषण हैं। ठीक है, विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है कौन सा गुणवाचक विशेषण है। विकल्प अ है कैसा, विकल्प ब है नमकीन, विकल्प स है तिकोना और विकल्प द है थोड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब। ठीक है, ब हो जाएगा गुण विशेषक क्या हो जाएगा नमकीन। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 17 वीर का स्त्रीलिंग है। विकल्प अ है वीरांगना, विकल्प ब है वीरंगती, विकल्प स है वीरांगना और विकल्प द है वीरावती। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स वीरांगना। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प अ है मिठाई, विकल्प ब है चतुराई, विकल्प स है लड़ाई और विकल्प द है उतराई। राइट आंसर दोस्तों स हो जाएगा लड़ाई। ठीक है, और प्रश्न संख्या 19 है
विद्वान का स्त्रीलिंग है, विकल्प अ है विदुषी, विकल्प ब है विद्युता, विकल्प स है विद्युतवती और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ विदुषी। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प अ है कैसा, विकल्प ब है इतना, विकल्प स है तिकोना, विकल्प द है थोड़ा। और राइट आंसर हो जाएगा ब इतना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ब इतना। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प अ है मित्र, विकल्प ब है सूचना और विकल्प स है उपहार और विकल्प द है अध्याय। तो राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा सूचना। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द, अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं हो रहा है कौन खड़ा है। और आगे देखते हैं लेसन 8 लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए दोस्तों के साथ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अध्याय 8 देखते हैं। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। विकल्प अ है संकोच, विकल्प ब है झिझक, विकल्प स है शर्मिला होना, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द, ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पठन का अर्थ है। विकल्प अ है सस्वर वाचन, विकल्प ब है मौन वाचन, विकल्प स है अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा अ व ब दोनों। ये पूछा गया है दोस्तों, ये प्रश्न आए हुए हैं, इसमें सामने नहीं लिखा है तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, मौन वाचन का उद्देश्य है। विकल्प अ है वचन गति का विकास, विकल्प ब है पठित सामग्री का अधिग्रहण, विकल्प स है वाचन का अभ्यास, विकल्प द है अ व ब दोनों। तो यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द, अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 4 है, मुख्य रूप से वचन के प्रकार होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 5 है, लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को कहते हैं। विकल्प अ है सस्वर वाचन, विकल्प ब है मौन वाचन, विकल्प स है गहन अध्ययन और विकल्प द है द्रुत वाचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब, मौन वाचन। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, सस्वर वाचन के मुख्य भेद होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2। ठीक है, सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 7, मौन वाचन के भेद होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2, मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, सस्वर वाचन करने वाले छात्र की पठन मुद्रा, स्वर, गति पर भी ध्यान किस कक्षा में दिया जाना चाहिए। विकल्प अ है कक्षा 3, विकल्प ब है कक्षा 4 और विकल्प स है कक्षा 5, विकल्प द है कक्षा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, कक्षा 3। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है दोस्तों, प्रारंभ में केवल उच्चारण पर बल किस कक्षा में देना चाहिए। विकल्प अ है कक्षा 3, विकल्प ब है कक्षा 2, विकल्प स है कक्षा 5 और विकल्प द है कक्षा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, तो ब है दोस्तों कक्षा 2। ठीक है, कक्षा 2 का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 10, विद्यार्थी जो कुछ पढ़े उसका केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न भी करें। विकल्प अ है कक्षा 3, विकल्प ब है कक्षा 4, विकल्प स है कक्षा 5, विकल्प द है कक्षा 7। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा कक्षा 5। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी एक साथ
मौखिक पठन करते हैं, विकल्प आ है सस्वर पठन, विकल्प ब है मौन पठन, विकल्प स है समवेत पठन, विकल्प द है द्रुत पठन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवेत पठन। और आगे है प्रश्न संख्या 12। आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं, विकल्प आ है सस्वर वाचन, विकल्प ब है मौन वाचन, विकल्प स है अनुकरण वाचन और विकल्प द है आदर्श वाचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स अनुकरण वाचन। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों, पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं, विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ 2 प्रकार के। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं, विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, राइट आंसर ब हो जाएगा 3। और आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी होनी चाहिए, विकल्प अ है लगभग 47 सेंटीमीटर, विकल्प ब है लगभग 52 सेंटीमीटर, विकल्प स है लगभग 25 सेंटीमीटर और विकल्प द है लगभग 44 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स, लगभग 25 सेंटीमीटर होना चाहिए किताबों से और आंखों के बीच की दूरी। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, अध्याय 9 है, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे मोटे वाक्य लिखना। ठीक है, और इसको देख लेते हैं। फिर इसमें दोस्तों क्या है, प्रश्न 1 है, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प अ। ठीक है, विकल्प अ क्या है 3। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, विकल्प अ है 7, विकल्प ब है 8, विकल्प स है 11, विकल्प द है 14। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 8। और आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 3। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार किए जा सकते हैं, विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 4, विकल्प स है 5 और विकल्प द है 7। तो राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा 3। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, विकल्प अ है लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, विकल्प ब है लता ने 2 चिट्ठी लिखी, विकल्प स है लता ने 2 चिट्ठी लिखी और विकल्प द है लता ने 2 चिट्ठी लिखी। तो इसमें सही बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर आ है लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, विकल्प आ है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, विकल्प ब है मैं तुम्हें अब नहीं समझा सकता, विकल्प स है तुमको मैं कैसे समझाऊं, विकल्प द है तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 5 का स, तुमको मैं कैसे समझाऊं, यह जो है अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, विकल्प आ है मेरा यहाँ कोई नहीं है, विकल्प ब है तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगा और विकल्प सा है उससे बोलकर मैं थक गया, विकल्प द है उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा तुम्हें हम अब तक नहीं समझा सकूंगा। ठीक है, या सकूंगी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। और आगे है प्रश्न संख्या 7, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, विकल्प अ है चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, विकल्प ब है चंद्रगुप्त के कई नाम है, विकल्प स है चंद्रगुप्त के विविध नाम है, विकल्प द है चंद्रगुप्त के कई नाम है। तो राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा चंद्रगुप्त के कई नाम है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, विकल्प अ है आज अधिक सर्दी है, विकल्प ब है आज बेशुमार सर्दी है, विकल्प स है आज बेहद सर्दी है और विकल्प द है आज अनाधिक सर्दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स, आज बेहद सर्दी है, यह वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, विकल्प आ है आयुष और ऋचा बाजार गई, विकल्प ब है
राह चलते दोनों में तकरार हो गई। विकल्प सा है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। विकल्प दा है बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसमें जो है दोस्तों शुद्ध वाक्य है नौवां का ब, ठीक है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह शुद्ध वाक्य है। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प आ है गंदा पानी उबाल कर पिए। विकल्प ब है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। विकल्प सा है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। और विकल्प द है बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा यमुना का पानी गंदा और दूषित है, यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प आ है सीधा लकीर खींचना बहुत कठिन है। विकल्प ब है जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। विकल्प सा है हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और विकल्प द है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यह शुद्ध है। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प आ है ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। विकल्प ब है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। विकल्प सा है यह आदमी सबकी राज जानता है। विकल्प द है बीज अंकुरित होने वाली है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का ब भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। और आगे देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर यही होगा दोस्तों बा वाला। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प आ है चाय ठंडा हो गया। विकल्प ब है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। और विकल्प सा है पकने से पहले जामुन हरी होती है। विकल्प द है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो यहाँ राइट आंसर दा हो जाएगा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध यही है चौथा, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे है अध्याय 10 औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, अध्याय 10 का। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे औपचारिक अभिव्यक्ति पत्र लिखे जाते हैं। विकल्प आ है माता पिता। विकल्प ब है भाई बहन। विकल्प सा है मित्र। और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द ये सभी, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जो है माता पिता पितृ भाई बहन ये सभी को लिखा जाता है सगे संबंधियों को, ठीक है। और प्रश्न 2 है पत्र के अंग है। विकल्प आ है स्थान। विकल्प ब है तिथि। विकल्प सा है पता। विकल्प द है ये सभी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि दोस्तों ये पत्र लिखेंगे तो ये सभी जो है इसमें डालना पड़ता है। और प्रश्न संख्या 3 है अपने व्यवसाय से संबंधित विषयों के बारे में पत्र लिखे जाते हैं। विकल्प आ है व्यावसायिक पत्र। विकल्प ब है पारिवारिक पत्र। विकल्प सा है आवेदन पत्र। विकल्प द है सामाजिक पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा व्यावसायिक पत्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है प्रार्थना पत्र होते हैं। विकल्प आ है औपचारिक। विकल्प ब है अनौपचारिक एवं औपचारिक। और विकल्प सा है अनौपचारिक। विकल्प द है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 5 व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आ है भावदेव। विकल्प ब है निवेदक। विकल्प सा है आपका आज्ञाकारी स्नेहकांक्षी। और विकल्प द है विनीत। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा आपका आज्ञाकारी, यह जो है लास्ट में लिखा जाता है। और छठवां है किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आ है प्रिय महोदय। विकल्प ब है पूजनीय। विकल्प सा है मित्रवर। और विकल्प द है मान्य महोदय, ठीक है, महोदय, ठीक है। तो छठवां का राइट आंसर द हो जाएगा मान्य महोदय, ठीक है, माननीय महोदय। तो यहाँ पर मान्य लिखा है तो माननीय हो जाएगा, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 7 मुख्य रूप से पत्र के कितने प्रकार होते हैं। विकल्प आ है 2। विकल्प ब है 3। विकल्प सा है 4। और विकल्प द है 5।
तो राइट आंसर हो जाएगा अ 2। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 8, नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए पत्र लिखे जाते हैं। विकल्प आ है व्यावसायिक पत्र, विकल्प ब है पारिवारिक पत्र, विकल्प स है आवेदन पत्र और विकल्प द है सामाजिक पत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा आवेदन पत्र। ठीक है। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, औपचारिक व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। विकल्प अ है माता पिता, विकल्प ब है भाई बहन, विकल्प स है मित्र और विकल्प द है उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी को। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और आगे देखते हैं, लास्ट अध्याय है दोस्तों। ठीक है। तो अभी तक बने हैं दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों को शेयर करते चलिए। और आगे देखते हैं दोस्तों, अध्याय 11 है, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। ठीक है। प्रश्न 1 है, मौलिक लेखन के पक्ष होते हैं। विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर अ हो जाएगा 2। ठीक है। मौलिक लेखन के 2 पक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मौलिक लेखन की विधाएं हैं। विकल्प अ है निबंध, विकल्प ब है कहानी, विकल्प स है संवाद और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। और आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि लेखन के किस पक्ष में सम्मिलित होता है। विकल्प अ है बाहरी पक्ष, विकल्प ब है बाह्य एवं आंतरिक पक्ष, विकल्प स है आंतरिक पक्ष, विकल्प द है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा बाहरी पक्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, जब कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास हो तो वह लेखन का पक्ष होता है। विकल्प आ है बाहरी पक्ष, विकल्प ब है बाह्य एवं आंतरिक पक्ष, विकल्प स है आंतरिक पक्ष और विकल्प द है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा बाह्य एवं आंतरिक पक्ष। ठीक है। तो दोस्तों यह था हम लोगों ने हिंदी का जो है लेसन 1 से लेसन 11 तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी थे हमने करा लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।